हेलो गाइस, दिस इज सी सुदेश कुमार और आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। दैट इज सेक्शन 43 बी एच। अभी का करंट का ये सबसे बर्निंग इशू आप बोल सकते हो, बर्निंग टॉपिक है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हो रहा है 23-24 फाइनेंशियल ईयर से। बहुत बहुत एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो अपनी 23-24 की जो क्लोजिंग होगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द टैक्स ऑडिट पर्पज के लिए भी एंड फॉर द स्टैट ऑडिट पर्पज के लिए भी। सभी पर्पज के लिए, मेनली तो टैक्स ऑडिट पर्पज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आईटीआर पर्पज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टैट ऑडिट में इसका ज़्यादा इतना बड़ा रोल होगा नहीं, लेकिन स्टैट ऑडिट में एक डिस्क्लोजर देना होता है आपको एमएसएमई को, जो पेमेंट्स होती हैं उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन है, उसी के रिगार्डिंग एक डिस्क्लोजर देना होता है। तो रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है, लेकिन वैसे टैक्स ऑडिट एंड आपकी जो आईटीआर फाइलिंग है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, सेक्शन 43B(H)। प्रोफेशनल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट होना ही है और बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इसमें टेक्निकल पॉइंट है वो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। तो सर सेक्शन 43B(H) को समझने से पहले, एक्चुअल में इस सेक्शन 43B के अंदर क्लोज H ऐड किया गया है। तो सेक्शन 43B क्लोज H को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सेक्शन 43B के बारे में जानना होगा कि सर सेक्शन 43B है क्या। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सेक्शन 43B को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मुद्दा और डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे, वो है आपका मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि सर इसका पूरा का पूरा जो खेल है ना सेक्शन 43B का, वो बेस्ड है आपके मेथड ऑफ अकाउंटिंग कि आप कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो अपनी बुक्स प्रिपेयर करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इस पूरी दुनिया में दो ही मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जो मेनली यूज में आते हैं। वन इज योर अक्रूवल मेथड, सेकंड इज योर कैश मेथड। तो जो अब मैं दोनों को आपको डिफरेंस बता देता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आपका कैश मेथड है, कैश मेथड में क्या होता है सर, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी आपकी इनकम होती है वो कब रिकॉर्ड की जाती है, वो रिकॉर्ड की जाती है कब, एक्चुअल पेमेंट के बेस पे। जब हम एक्चुअल में पेमेंट कर देते हैं एक्सपेंस की तो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं तो हम उसको इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, हमने किसी से सर्विस ली, उसको पेमेंट करी ना करी वो मैटर नहीं करता। अक्रूवल मेथड में क्या होता है सर, अक्रूवल मेथड ऑफ जो अकाउंटिंग होता है दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द अक्रूवल बेसिस। आपको इसमें अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड किया है। कैसे, when liability to pay such expenses incurred or right to receive the income is established irrespective of actual payment। हमने किसी से सर्विस ले ली लेकिन उसको पेमेंट नहीं करी तो सर हमारे लिए वो खर्चा बन चुका है, हम उसके लिए देनदार है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, अक्रूवल मेथड के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर मान लो हमने किसी को सर्विस दे दी या किसी को गुड्स बेच दिए, दे दिए सर हमने गुड्स आपको उधार में दिए हैं तो उधारी भी इसमें रिकॉर्ड होती है। तो मतलब अक्रूवल मेथड का आप बोल सकते हो जिसमें उधारी, जिसमें क्रेडिट के बेस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, उधार के बेस पे अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो रिकॉर्ड होती है। ठीक है सर, तो अब आपको क्यों मैंने आपको ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग समझाया, क्योंकि सेक्शन 43B का रेलिवेंस सिर्फ और सिर्फ अक्रूवल मेथड के अंदर है, कैश मेथड के अंदर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि सेक्शन 43B हमें एक्सपेंसेस अलाउ करता है पेमेंट बेस पे, और जबकि कैश मेथड में तो हम पेमेंट बेस पे ही एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और इनकम टैक्स में क्लेम करते हैं। तो इसलिए जहां पर कैश मेथड फॉलो हो रहा है वहां पर इस सेक्शन का कोई रेलिवेंस नहीं है। जहां पर अक्रूवल मेथड, अब सर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में अक्रूवल मेथड ही आपका फॉलो होता है। कंपनीज के लिए आपको पता है, इंडिया के अंदर तो स्पेशली कंपनीज के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर अक्रूवल जो मेथड है दैट इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जितने भी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमेशा अक्रूवल मेथड ही फॉलो करती हैं। द बेस्ट मेथड अगर आप मेरे से पूछोगे तो अक्रूवल, पूरा अकाउंटिंग का बेसिस ही पे टिका हुआ है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं सेक्शन 43B की। सेक्शन 43B हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या बोलता है। सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है वो हमें अलाउ करता है एक्सपेंस ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अगर हम सिंपल बात करें तो हमें एक्चुअल पेमेंट बेस पे ये एक्सपेंसेस अलाउ करता है। सर एक्चुअल पेमेंट बेस पे, हाँ, मान लो आपने 100 रुपीज का खर्चा किया, ठीक है, आपने सर्विस ले ली, लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो वो उस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा।
ठीक है। तो ये होता है, इसमें मेनली स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस हैं, कुछ लिस्टेड एक्सपेंसेस हैं जिसमें मेनली बोनस है। जैसे एम्प्लॉय का बोनस हुआ, अगर आपने बोनस को पे नहीं किया उस साल में, जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बोनस, आपने बोनस डिक्लेयर कर दिया 31 मार्च को, लेकिन अगर उसे पे नहीं किया विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम लिमिट है, तो आपको अलाउड नहीं होगा। लीव इनकैशमेंट है वो आपको अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन द लोन फ्रॉम बैंक से अगर वो आपने पीएफ ईएसआई की पेमेंट्स हैं वो अगर आपने नहीं करी, तो आप पीएफ की पेमेंट मेनली, ठीक है, वो आपको अलाउड नहीं होगी अगर आपने क्या नहीं किया, विद इन टाइम पेमेंट नहीं करी। तो इसका मतलब ये हमें अलाउ करता है डिडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, ठीक है, ऑन द एक्चुअल पेमेंट बेसिस, ठीक है। तो ये कहता है जी, एज पर दिस सेक्शन स्पेसिफाइड एक्सपेंस कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन ओनली इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट, not in the year in which the liability to pay such expense incurred. Hence, Section 43 is relevant for such SSC who follows the accrual method of accounting. क्योंकि ये बोलता है सर आपने किस साल में क्या खर्चा अक्रू किया वो मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको वो खर्चा रिवर्स करना पड़ेगा जब आप आईटीआर बनाओगे, जब आपका टैक्स ऑडिट होगी तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो आपको तभी अलाउड है जब आप उसकी आप पेमेंट कर दोगे, जिस साल में कर दोगे। अब सर किस साल में कर देंगे, जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो कोई बोनस है वो आपने डिक्लेयर किया और 23-24 में आपने पे नहीं किया, या लीव इनकैशमेंट है वो आपने पे नहीं किया और 24-25 में पे किया है, तो 24-25 के खर्चों में अलाउड होगा, 23-24 के खर्चों में अलाउड नहीं होगा, ये यहाँ पे कहना चाहता है। बट क्या सर इसकी कोई टाइम लिमिट है पेमेंट की? यस सर, टाइम लिमिट है। एज पर सेक्शन 43 भी अबव मेंशन्ड एक्सपेंस कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन ओनली इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर इन व्हिच लायबिलिटी इनकर्ड। ये इसका करेक्ट है। अब ये क्या बोलता है, बट सेक्शन 43 बी आल्सो प्रोवाइड इफ एसएससी मेक्स द पेमेंट ऑफ अबव मेंशन्ड एक्सपेंसेस एक्सेप्ट क्लोज 43 बी, ठीक है, उस क्लोज को छोड़ के, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, उस क्लोज को छोड़ के बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं अगर आपको, ठीक है, आप पेमेंट कर देते हो बिफोर एसएससी फाइल्स इनकम टैक्स रिटर्न और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी या जो आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है उससे पहले अगर आपने पेमेंट कर दी, तो आप उसको उसी साल में क्लेम कर सकते हो जिस साल का वो खर्च है। मान लो 23-24 आपका फाइनेंशियल ईयर है, आपने बोनस डिक्लेयर किया 31 मार्च को और आपकी ड्यू डेट मान लो 31 जुलाई फाइलिंग ड्यू डेट है, आपने क्या कर दिया, इसको 30 जून तक पे कर दिया, तो सर 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई के बाद में पे किया है, इन दैट केस वो आपको 24-25 में ही अलाउ होगा। ये आपको यहाँ पे बताना चाहता है सेक्शन 43B, ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि सेक्शन 43B क्या है और आपको टाइम लिमिट क्या अलाउड है पेमेंट की। तो सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और डेट ऑफ जो आपने फाइल करी इनकम टैक्स रिटर्न, उन दोनों में से जो भी पहले होगा उसके हिसाब से आपको जो ये डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हो पेमेंट करके। तो पेमेंट का जो आपको टाइम दिया है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मैक्सिमम टाइम है वहां तक आप पे कर दो, आपको जिस साल की लायबिलिटी है, जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में आपका क्लेम हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये तो था सर सेक्शन 43B और मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो हमें समझना था। अब आता है सर सेक्शन 43BH, मतलब क्लोज एच, जो बर्निंग इशू है आज के टाइम का, अभी जो रिसेंटली हमारा टाइम चल रहा है 31 मार्च का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज ऐड किया गया है, ध्यान देने वाला क्लोज है, अच्छी तरह समझिएगा। फाइनेंस एक्ट 23 जो हमारा अभी रिसेंट जो पिछला फाइनेंस एक्ट आया था, बजट आया था, उसमें किया इंसर्ट करी क्लोज 43B के अंदर, क्लोज एच इन्होंने इंसर्ट करी सेक्शन 43B के अंदर, which provide any amount payable, कोई भी अमाउंट जो पेबल है, इधर गुड्स सर्विस और बोथ, ध्यान देने वाली बात है, इधर गुड्स और सर्विस और बोथ दोनों के लिए, टू माइक्रो और स्मॉल, दो वर्ड ध्यान में रखने वाले हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, which will be allowed as a deduction in the year of actual payment, ठीक है, आपको जिस साल पेमेंट करोगे उसी साल अलाउंगे इररिस्पेक्टिव द ईयर इन विच लायबिलिटी टू पे सच एक्सपेंस इनकर्ड। जिस साल में लायबिलिटी हुई है वो मैटर नहीं करता, जिस साल में आप पेमेंट करोगे उस साल में अलाउड होगा। इफ पेड बियॉन्ड द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मतलब सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट जो है, एमएसएमईडी एक्ट बोलते हैं उसको, 2006 का जो सेक्शन 15 है, उसमें जो टाइम लिमिट अलाउ करी गई है, अगर आप
उससे बाद में पेमेंट करते हो, यहां पर वर्ड यूज किया गया बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15, उसके बाद में अगर आप पे करते हो तो जिस साल में पे करोगे उसी साल में सर आपको ये अलाउ होगा। तो यहां पर मुद्दा क्या बनता है कि सर हमें ये देखना है कि अब टाइम लिमिट कहां पर दी, इस सेक्शन में नहीं दी, सेक्शन 15 की टाइम लिमिट को यहां पर ध्यान रखा जाएगा। एमएसएमई एक्ट की जो सेक्शन 15 की जो लिमिट है उसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, कब लगेगा ये? फर्स्ट ईयर और इफेक्टिव डेट सर फाइनेंस एक्ट 23 में आया है, इफेक्टिव डेट 1/4/2024, ये आपका असेसमेंट ईयर है सर, दिस इज द असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर मींस दिस इज द असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 के लिए और सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, तो मैंने एप्लीकेबिलिटी बता दी, तो 23-24 से आपका ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और कोई भी पेमेंट जो हमें एमएसएमई यूनिट और उसमें भी कौन सी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को अगर कोई भी पेमेंट करनी है, ठीक है, रिगार्डिंग द गुड्स सर्विस जो भी हमने उनसे लिया है उसके रिगार्डिंग, और वो पेमेंट अगर हम सेक्शन 15 की लिमिट के अंदर कर देंगे जो टाइम लिमिट अलाउड है, तो सर हमें उसी साल में अलाउ हो जाएगा जिस साल का वो खर्चा है। और अगर आपने उसके बाद में पेमेंट करी है तो सर आपको ये अलाउड होगा जिस साल में आप एक्चुअल पेमेंट करोगे। इस पूरी की पूरी क्लोज में यही कहानी लिखी गई है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है सर, ठीक है सर, सेक्शन 15 की लिमिट पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है जी, इफ देयर, अब सेक्शन 15 बोलता क्या है वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको कानून के अंदर लेके चलता हूँ, लॉ पढ़ लेते हैं हम, बेयर लॉ, उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है सर, तो बेयर लॉ के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हमारा जो लॉ है वो हमें क्या बोलता है, ये है सर सेक्शन 15। ठीक है, तो सेक्शन 15 आपको यहाँ पे क्या बोलेगा, सेक्शन 15 बोलता है सर, लेबिलिटी ऑफ द बायर टू मेक द पेमेंट वेयर एनी सप्लायर सप्लाइज एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विस टू एनी बायर। कोई भी सप्लायर जो बायर को गुड्स देता है या सर्विस देता है, द बायर शैल मेक द पेमेंट, अब जो बायर है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी हमको ऑन और बिफोर द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड सप्लायर, हिम मतलब बायर और सप्लायर के बीच में, इन राइटिंग वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट इन दिस बिहाफ बिफोर द अपॉइंटेड डे। ठीक है, तो इन्होंने सिंपल शब्दों में बात करूं, कहते सर अगर बायर और सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट है तो उस एग्री डेट से पहले आपको उसके गुड्स या सर्विस के लिए पेमेंट करनी है, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो अपॉइंटेड डे से पहले करनी है। अभी अपॉइंटेड डे क्या होता है उसी पर भी हम आएंगे सर। नेक्स्ट ये क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड एग्रीड बिटवीन सप्लायर एंड बायर इन राइटिंग शैल एक्सीड 45 डेज। तो सिंपल सी बात है, 45 दिन से ज्यादा का एग्रीड पीरियड नॉट अलाउड। ठीक है, आपको 45 दिन से ज्यादा का, जो 45 डेज से ज्यादा का जो पीरियड है वो आपको अलाउड नहीं है। ठीक है सर, ये कानून है यहाँ जो हमने एक बार पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा सर इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, अपॉइंटेड डे, यहाँ पे लिखा गया इसमें बिफोर द अपॉइंटेड डे अगर एग्रीमेंट नहीं है, और अगर कहता है जी 45 डेज से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, ऑफ एक्सेप्टेंस डे और डीम्ड एक्सेप्टेंस डे, मतलब किसी भी हालत में 45 दिन से ज्यादा का एग्रीड पीरियड नहीं होगा। कहां से? डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब ये सर तीन वर्ड है यहाँ पे, डे ऑफ एक्सेप्टेंस, डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, ठीक है, और अपॉइंटेड डे। ये तीन शब्दों का आपको मतलब पता होना चाहिए एमएसएमई एक्ट के अंदर क्या है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। चलो सर, इसके साथ साथ ये भी पढ़ ही लेते हैं। तो सर इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं अपॉइंटेड डे की। पहले अपॉइंटेड डे वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, अपॉइंटेड डे हमें क्या बोलता है। ठीक है, तो वो हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। अपॉइंटेड डे कहां पर काम करेगा सर? जहां पर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपको अपॉइंटेड डे के 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसने लिखा बिफोर द अपॉइंटेड डे। अब अपॉइंटेड डे मींस द फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड डे ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, मतलब अपॉइंटेड डे कहां पर काम करेगा? जहां पर एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको अपॉइंटेड डे से पहले करनी है, और अपॉइंटेड डे क्या होगा? द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज। 15 दिन के बाद जो नेक्स्ट डे होगा, जो 16th डे 16वां दिन होगा, वो आपको अपॉइंटेड डे माना जाएगा। ठीक है, कहां से? डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब इस डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस का मतलब ही एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। द डे ऑफ एक्सेप्टेंस मींस द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जिस दिन हमने डिलीवरी दे दी या जिस दिन हमने सर्विस कंप्लीट कर दी, रेंडर कर दी, वो होगा आपका।
और अगर इसका मतलब सर इफ एनी ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग, अगर बायर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, कहता है आपका गुड्स खराब है, ये वो आपने सर्विस कंप्लीट नहीं करी, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विस, द डे ऑन व्हिच द सच ऑब्जेक्शन इज रिमूव्ड, जिस दिन वो ऑब्जेक्शन आपका रिमूव हो जाएगा वही आपका क्या मान लिया जाएगा सर, डे ऑफ एक्सेप्टेंस आपका मान लिया जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस, अगर ऑब्जेक्शन है ठीक है और 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन कर दिया, जिस दिन आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया वही आपका डे ऑफ एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। डीम्ड डे ऑफ एक्सेप्टेंस वेयर नो ऑब्जेक्शन इज मेड इन द राइटिंग, ठीक है, रिगार्डिंग द acceptance of goods service within 15 days of delivery of the goods or rendering of service, the day of actual delivery of goods or service। सीधी सीधी बात अगर हम करें सर, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सर्विस अगर ऑब्जेक्शन कर देता है ठीक है 15 दिन के अंदर, तो जिस दिन ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया वो आपका डे ऑफ एक्सेप्टेंस, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो जिस दिन हमने गुड्स और सर्विस दे दी ठीक है वही आपका डे ऑफ एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्लैरिटी है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी एनालिसिस देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइट हो गया मामला यहाँ पे। तो सेक्शन 15 क्या बोलते हैं सर, सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, इफ देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सप्लायर, अगर बायर और सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट मैक्सिमम 45 दिन का हो सकता है, कहां से, डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। अगर ऑब्जेक्शन है सर, सीधी सीधी बात, तो जिस दिन ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिया, अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो जिस दिन हमने गुड्स दे दिए वहां से 45 दिन। ठीक है, तो एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सप्लायर, द बायर एंड सप्लायर शैल मेक द पेमेंट ऑन और बिफोर द एग्रीड डेट इन द एग्रीमेंट। सीधी सीधी बात है, जो एग्रीमेंट के अंदर डेट है उससे पहले आप पेमेंट कर दो। ठीक है, और मैक्सिमम एग्रीमेंट पीरियड आपका 45 दिन का हो सकता है, कहां से, जिस दिन हमने सर्विस दी, उससे ज्यादा का पीरियड ही अलाउड नहीं। ठीक है, तो 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है अगर आपके बीच में एग्रीमेंट है तो। अगर आपने 45 दिन के बाद पेमेंट करी तो जिस साल में पेमेंट होगी उसी साल के एक्सपेंसेस में आपको वो अलाउंस मिलेगा, जिस साल का वो एक्सपेंस है उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है सर, अगर एग्रीमेंट नहीं है सर तो साफ साफ इन्होंने बोला है क्या होगा, 15 विद इन 15 डेज आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, बिफोर द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे कौन सा होता है सर, अगर एग्रीमेंट नहीं है, सीधी सीधी बात, तो हमने यहाँ पे जैसे देखा था, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फॉलोइंग डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डे फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जिस दिन हमने गुड्स दे दिया या जिस दिन हमने सर्विस दे दी वहां से 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। ठीक है, अगर आपने 15 दिन में पेमेंट कर दी तो जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में अलाउ हो जाएगा, अगर 15 दिन में नहीं करी तो आपको क्या होगा सर, नेक्स्ट ईयर में आपका एक्सपेंस आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो ये सर सेक्शन 15 था, कानून के अंदर जो लिखा है उसको मैंने यहाँ पे सिंपल करके लैंग्वेज में लिख दिया है। तो सिंपल आपको डेट ये देखनी है कि जिस दिन हमने गुड्स दे दिया सर्विस दे दिया, अगर वहां से 45 दिन काउंट कर लो और आपका एग्रीमेंट देख लो, 45 दिन मैक्सिमम आपको अलाउड है, और एग्रीमेंट नहीं है तो सर वहां से 15 दिन देख लो, आपको 15 दिन में पेमेंट करनी है। ठीक है सर, ये आपका सेक्शन 15 था जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, और उसके साथ साथ जो ऊपर वर्ड यूज किया गया था कि जो लिमिट वहां पे लिखी है अगर उसके बाद में पेमेंट करते हो तो जिस साल में पेमेंट करोगे उसमें खर्चा अलाउड होगा, मतलब 45 दिन और 15 दिन का आपको टाइम ध्यान में रखना है। एग्रीमेंट है तो 45 डेज रख लो। ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करेगी, जिस दिन डेट ऑफ जो आपकी डिलीवरी, ठीक है, ऑफ गुड्स और सर्विस वहां से लेना है आपको। ठीक है सर, टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट क्या है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस इज नॉट मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, अगर आपने नहीं करी, ठीक है, इज नॉट मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट हो गया, तो माइक्रो स्मॉल एंड विद इन द टाइम लिमिट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन ओनली इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट इररिस्पेक्टिव द ईयर इन व्हिच liability incurred। if expense payment of expense is made in the prescribed limit, अगर आपने प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में कर दी, मतलब यहाँ पर जो 15 दिन का आपका टाइम है या 45 डेज का टाइम है, अगर आपने विद इन टाइम कर दी तो आपको एक्सपेंस सेम ईयर में अलाउड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं करी, ठीक है सर, तो एक्सपेंस इन द सेम ईयर, ये कहता है जी इफ मेड, ये यहाँ पे क्या लिखता है, इफ नॉट मेड, तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा सर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखता है, इफ मेड इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, तो इन द सेम ईयर इन विच लायबिलिटी इज इनकर्ड, उसी साल में आपको खर्चा क्लेम हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैंने नीचे यहाँ पे एग्जांपल दी है, मान लो आपने क्या किया, डे ऑन विच गुड्स डिलीवर्ड सर्विस रेंडर्ड 31 मार्च को आपने करी। अब आपके पास क्या है, अगर सर एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है तो आपको 45 डेज अलाउड है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपके पास 15 दिन का अलाउंस है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया कहते हैं क्रेडिट 50 डेज है, तो 50 डेज का आपके एग्रीमेंट में है, लेकिन हमारे हिसाब से तो सर 45 डेज अलाउड है, बस बात खत्म।
ओनली 45 डेज। और 19 मई को आपके 45 दिन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। 19 मई को आपके एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे लिखिए सर, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट जो आपकी है, आप यहाँ से 31 मार्च से 45 दिन ले लो सर, पूरा अप्रैल ले लो 30 डेज का प्लस, ठीक है सर, 15 आपका मई खत्म हो गए। आप 19 मई को पेमेंट कर रहे हो तो सर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपको खर्चा अलाउड होगा, 23-24 में आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा, सीधी सीधी बात है, नोट अलाउड, ठीक है। उसके बाद सर 10/3 को सर्विस दी, सीधा सीधा पॉइंट है। और सर 45 दिन का क्रेडिट पीरियड, बिल्कुल सही है, क्रेडिट पीरियड भी इतना ही अलाउड है, एग्रीमेंट भी इतने का ही होना चाहिए। और आपने 25/4 को ही पेमेंट कर दी सर, तो कितने को करनी थी इन्होंने, यहाँ पे 10/3 को एग्रीमेंट किया तो 20 डेज आपके यहाँ पे हो गई, मोटा मोटी 21 डेज आपके ये हो गई, ठीक है। और उसके बाद आपके 25 अप्रैल को ये पेमेंट जा रही है, ठीक है। तो 25 दिन आपने वहां पे कवर कर लिए, तो आपका 45 डेज से ज्यादा आपका पीरियड क्रॉस हो रहा है, तो फिर आपको 23-24 में अलाउड नहीं होगा, आपको 24-25 में अलाउड होगा। नेक्स्ट सर ये आपको क्या बोला, 15/2/2024, ठीक है। तो 23-24 ये ईयर है आपका, ठीक है। आपने फरवरी में सर्विस ली, 15 डेज में आपको पेमेंट करनी थी, आपने 28 तो सर ईयर तो आपका सेम ही है ना, वैसे भी आपने विद इन 15 डेज पेमेंट कर दी तो 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा। ये केस मैंने बनाया सर दिसंबर की पेमेंट है, आपने 30 दिसंबर को, टाइम पीरियड जो एग्रीड था वो 20 डेज का था, आपने क्या किया 30/12 को पेमेंट करिए, पूरा 1 महीने के बाद करिए, फर्क नहीं पड़ता सर, आप सेम ईयर के अंदर पेमेंट करियो। यहाँ पर आपने सेक्शन का तो वायोलेशन कर दिया, लेकिन पॉइंट ये आता है कि जिस साल में आप पेमेंट करोगे, लेकिन आपने पेमेंट भी 23-24 में कर दिया, तो 23-24 में आपको ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है सर। ये कहते हैं सर 15/3/2024 को आपका क्या हुआ, आपने गुड्स दिए और क्रेडिट डेज 0 थी, मतलब कोई एग्रीमेंट आपका नहीं है, तो 15 डेज आपको टाइम अलाउड है, मतलब आपको 31 मार्च तक पेमेंट कर देनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन अगर आपने कर दी तो 23-24 में आपका अलाउ हो जाएगा, ठीक है। 20 मार्च हो गया, आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, 0 डेज आपको यहाँ पे मिले हैं, नो एग्रीमेंट यहाँ पे आपका है, तो इन दैट केस आपका क्या होगा सर, 30/4 को आप पेमेंट कर रहे हो, 3/4 को आप पेमेंट कर रहे हो, विद इन 15 डेज आप पेमेंट यहाँ पे कर रहे हो, तो 23-24 में आपको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, सेम ईयर के अंदर आपको अलाउ हो जाएगा। 22/3 को आपने एग्रीमेंट किया है, 8/4 को आप पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 15 दिन का टाइम अलाउड था, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 9 डेज ये ले लिए और 8 डेज ये ले लिए, 17 डेज आपने ले लिया, 15 डेज का जो टाइम पीरियड है वो आपने क्रॉस कर दिया, 23-24 में आपको अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट सर 1 जनवरी को आपने एग्रीमेंट किया है, मतलब सर्विस दी है या गुड्स दिए हैं, 0 डेज का आपको क्रेडिट था, आपको 15 जनवरी तक टाइम अलाउड था, इन दैट केस आपने 28 फरवरी को किया, आपने ब्रीच तो किया लो को, लेकिन आपने 23-24 में ही पेमेंट कर दी, तो सेम ईयर में आपको पेमेंट यहाँ पे अलाउ हो जाएगी, ठीक है सर। अब सर यहाँ पर मैंने कहा था 2 वर्ड हमने यहाँ पे यूज किए, एक है आपका MSME एक्ट के अंदर, एक माइक्रो और एक स्मॉल, ठीक है सर। तो क्योंकि MSME एक्ट के अंदर 3 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एक आपका माइक्रो, एक आपका स्मॉल, एक आपका मीडियम। ये जो सेक्शन 43B(H) का जो क्लोज है वो सिर्फ 2 इन्हीं पे लगता है, अगर आपका सप्लायर मीडियम है तो ये सेक्शन 43B जो H है वो लगेगा ही नहीं, ठीक है, आप इसके परव्यू से ही बाहर हो जाओगे, ठीक है सर। तो एक बार थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखता है सर इन्वेस्टमेंट एंड इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, एंड टर्नओवर, दोनों को मिला के क्राइटेरिया बनाया सर। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है, एंड यहाँ पे वर्ड यूज किया, और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो आप माइक्रो की कैटेगरी में आते हो। यहाँ पर अगर एक भी कंडीशन ब्रीच हो जाती है, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ऊपर चली जाती है, टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है, तो आप स्मॉल में एंटर कर जाओगे, ठीक है। या फिर अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और ये लेस देन 1 करोड़ है, तो भी आप स्मॉल में एंटर कर जाओगे। स्मॉल क्या बोलते हैं सर, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो आप स्मॉल की कैटेगरी में, ठीक है सर। इन दिस सिचुएशन इन्होंने क्या रखा है कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन ब्रीच हो जाती है, आपकी टर्नओवर इधर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा होती है या फिर आपकी टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा होती है, आप मीडियम में चले जाओगे। और मीडियम इन्होंने क्या लिखा है सर, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, तो आप मीडियम में हो। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ब्रीच हो जाती है, तो आप MSME एक्ट से ही बाहर हो जाते हो, आउट हो जाते हो इससे, ठीक है सर। तो ये क्लासिफिकेशन था, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें माइक्रो और स्मॉल को देखना है। वैसे तो जब आप
अपने बायर से सर्टिफिकेट मांगेंगे तो उसके ऊपर मेंशन किया होगा कि माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है, उस एमएसएमई का सर्टिफिकेट आप पूछ सकते हो सर, आप अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो प्लीज सर्टिफिकेट दो, उस पर उसका क्लासिफिकेशन होगा। अब सर क्वेश्चन ये आया था क्या ये सेक्शन ट्रेडर्स पे एप्लीकेबल है? सबसे बड़ा पॉइंट है सर, अगर आप ट्रेडर ऑफ गुड्स, ठीक है, या फिर आपको जो बंदा माल सप्लाई कर रहा है वो ट्रेडिंग का काम करते हो, आप माल खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो। एक पॉइंट मैं ऊपर और बताना चाहूंगा आपको। हाँ, तो ये पूछता है सर क्या ये जो सेक्शन है क्या ट्रेडर के ऊपर एप्लीकेबल है? तो कहता है जी ट्रेडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन ये आता है ट्रेडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि जो ट्रेडर है वो इंटरप्राइज की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है एमएसएमई एक्ट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है ये। क्या सेक्शन 43B एक्ट ट्रेडर के ऊपर एप्लीकेबल है? आंसर है नो सर, नॉट एप्लीकेबल। कारण क्या है, पहले हम थोड़ा सा एक बार एमएसएमई एक्ट के अंदर चलते हैं। वैसे तो बाद में बात करेंगे, ठीक। तो सर ये जो आपका सेक्शन है कहाँ पे है ये? हाँ, यहाँ पर इंटरप्राइज की डेफिनेशन है सर। इंटरप्राइज मीन्स इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और ए बिजनेस कंसर्न और अदर एस्टेब्लिशमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड engaged in manufacture or production of goods in any other pertaining to any industry, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया और engaged in providing the service और services। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस जो एंटिटीज हैं सिर्फ उन्हीं एंटरप्राइजेस को कवर किया गया, ट्रेडर एमएसएमई एक्ट में कवर नहीं होते, ठीक है। तो अगर जो आपका सप्लायर है वो अगर आपका ट्रेडर है तो ये सेक्शन 43B(H) आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट प्रूफ तो ये डेफिनेशन का है। सेकंड, अब हम चलते हैं सर हमारे उसके अंदर नोट्स के अंदर। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मैंने लिखा है जी नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि एक मेमोरेंडम आया था, मेमोरेंडम नंबर 5, कब? 2 जुलाई को। उसके अंदर इन्होंने रिटेल और होलसेल ट्रेडर को एमएसएमई में कवर किया था। किस पर्पज के लिए? फॉर रजिस्ट्रेशन, उद्यम का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, टू वेल द बेनिफिट ऑफ प्राइमरी लैंडिंग सेक्टर ओनली। सिर्फ और सिर्फ लोन की जो फैसिलिटी थी, क्योंकि इनको प्रायोरिटी होती है एमएसएमई यूनिट्स को, उस लो जो प्राइमरी आपका जो सेक्टर लैंडिंग, जो लैंडिंग सेक्टर है उसकी कैटेगरी में कवर होने के लिए इनको रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया था, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका सप्लायर ट्रेडर है तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मींस इफ यू आर ओनली ट्रेडर, आप माल खरीद के बेच रहे हो तो आप पे सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। सेकेंडली, ट्रेडर विच आर नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज, डेफिनेशन में कवर नहीं होते जो मैंने बताया था। Hence the provision of section 43 not applicable for the due outstanding to the trader। अगर हमने किसी ट्रेडर को पेमेंट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें सेक्शन 43B(H) देखना ही नहीं है सर, एप्लीकेबल ही नहीं होगा वो सेक्शन 43H। इफ योर सप्लायर इज ट्रेडर, इवन वो रजिस्टर्ड है तो भी एप्लीकेबल, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओनली फॉर लैंडिंग बेनिफिट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली इफ यू आर ए ट्रेडर तो भी आप पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो लेकिन आप जहां से माल खरीद रहे हो ही इज ओनली ट्रेडर, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर है, अगर वो ये कंफर्म कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट पे भी ट्रेडिंग लिखा आता है, जब आप देखते हो आप उससे सर्टिफिकेट मांग सकते हो, उस पे ट्रेडिंग वर्ड लिखा आएगा और आप उसकी एक्टिविटी चेक कर सकते हो। अगर वो सिर्फ ट्रेडर है तो भी आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सेक्शन एप्लीकेबल ऑन द मीडियम इंटरप्राइजेस, आंसर है सर नॉट एप्लीकेबल। मैंने क्या बताया था, स्मॉल एंड माइक्रो को ही कवर करता है ये, मीडियम इसमें कवर नहीं होते हैं। इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बायर इज और पेयर जो मैंडेटरी है? नो सर, बायर पेयर मैटर नहीं करता। अगर आप बायर हो, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, मैटर नहीं करता। आपका जो सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी है वो सामने वाली पार्टी, मतलब जो सप्लायर है उसके रजिस्ट्रेशन से अफेक्ट होगी। सेकंड ये कहता है रजिस्ट्रेशन माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑफ सेलर, ठीक है, जो सेलर है और जो रिसीवर जो आपसे रिसीव करेगा, सेलर का क्या जरूरी है? यस यस, तो वेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 43B, सेलर और रिसीवर जो आपसे रिसीव करेगा, ठीक है, पेमेंट रिसीव करेगा, जो आपको मटेरियल सेल करेगा, मस्ट बी रजिस्टर्ड आइदर अंडर एमएसएमई एक्ट हो गया, या तो वो माइक्रो या स्मॉल रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सर ये था हमारा सेक्शन 43B(H). होप सो
काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो सर इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी, कि जब आपका 31 मार्च अब 24 आपका आ रहा है, तो सभी एंटिटीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करनी चाहिए, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर निकालनी चाहिए। सबसे एमएसएमई के लिए उनको डिक्लेरेशन लेनी चाहिए कि आप एमएसएमई यूनिट हो या नहीं हो। अगर वो हैं तो डिसाइड करो वो ट्रेडर है या नॉन ट्रेडर है। ट्रेडर है तो उनको आप बाहर निकाल दो। नॉन ट्रेडर अगर है तो सर जो 45 डेज और 15 डेज एज केस में भी आप पर जो भी एप्लीकेबिलिटी है, विद इन दैट टाइम आप पेमेंट करो सर 31 मार्च से पहले। और अगर आपका पीरियड 45 का बियॉन्ड दैट जा रहा है तो उसके अंदर आप पेमेंट करो। अगर नहीं करोगे तो वो एक्सपेंस आपको 23-24 में अलाउ नहीं होगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ सेक्शन 43B क्लोज H। ठीक है सर, ये आपका क्रक्स है। तो होप सो गाइस काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज कमेंट में बताइए, वो भी मैं कोशिश करूंगा इंप्रूवमेंट करने की। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी आज की जो हमने देखी। वीडियो काफी लंबी हो गई, बट लंबी होनी थी क्योंकि अगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो ये जरूरी था। ठीक है सर, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।